लेकिन सेकंड ईयर के केस में, सेकंड ईयर के एंड में सारी कहानी चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। एनएससी के केस में बनता है 1,14,490, जो कि आप देखेंगे कि बैंक एफडी के केस में 1,14,888 और पोस्ट ऑफिस एफडी के केस के अंदर ये बन जाता है 1,07,186। अगर आपको 1.5 लाख रुपीज डिपॉजिट कराने हैं एटीसी के एग्जाम्पशन के लिए तो आप एनएससी चुनेंगे, बैंक के फिक्स डिपॉजिट चुनेंगे या फिर आप पोस्ट ऑफिस का टर्म डिपॉजिट चुनेंगे। जाहिर सी बात है, हम में से बहुत सारे लोग सबसे पहले जाके गूगल करते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न क्या मिलेंगी। तो आप एक काम कीजिएगा, गूगल पे जाके पोस्ट ऑफिस एफडी कैलकुलेटर ओपन करने की कोशिश कीजिएगा। आप जब सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी जहां पे कैलकुलेटर अवेलेबल होगा। इन साइट्स पे जाके अगर आप वैल्यू डालते हैं कि 1.5 लाख रुपीज अगर मैं पोस्ट ऑफिस की एफडी में डालता हूं 5 साल की ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि मुझे 80C के अंडर बेनिफिट लेना है, तो मुझे मैच्योरिटी पे कितना अमाउंट मिलेगा। पोस्ट ऑफिस कैलकुलेटर बताता है कि आपको मैच्योरिटी में मिलेगा 2,02,500 रुपए। लेकिन अगर मैं दूसरे पोस्ट ऑफिस एफडी कैलकुलेटर पे जाता हूं तो यहाँ पे मुझे कहता है कि आप ये बताइए कि आप ईयरली कितना इन्वेस्ट करेंगे। एफडी के अंदर तो हम ईयरली इन्वेस्टमेंट कभी करते नहीं है, गड़बड़ है कुछ। नेक्स्ट कैलकुलेटर में जाता हूं तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिलती है 2,12,217 रुपीज। उससे अगले कैलकुलेटर में जाता हूं तो यहाँ पे भी ऐसी वैल्यू मिलती है, यानी कि ये अलग अलग कैलकुलेटर्स अलग अलग वैल्यू दे रहे हैं। तो राइट वैल्यू है क्या? एक्चुअली में राइट वैल्यू जो मिलेगी आपको वो मिलेगी 2,03,894 रुपीज। और ये वैल्यू आपको सिर्फ एवरी पैसा मैटर्स के कैलकुलेटर से मिलेगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा रीजन है, ये सारे के सारे कैलकुलेटर्स बाकी जो हैं वो गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं। मैंने आपको पोस्ट ऑफिस एफडी का एग्जांपल दिया है, लेकिन ये एग्जांपल आपका एनएससी के लिए और बैंक एफडी के लिए भी एप्लीकेबल होता है। अगर आपको 1.5 लाख जमा कराने तो एक्चुअली में आपको इन तीनों जगह में से बेस्ट रिटर्न्स कहां पे मिलने वाली है और कितना फर्क पड़ने वाला है आपके रिटर्न्स का, उसके ऊपर नजर डालेंगे। सो पहले मान के चलते हैं कि आपको जो रिटर्न मिल रही है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, वो तीनों जगह पे सेम मिल रहा है। सो पोस्ट ऑफिस के अंदर हमें इन्वेस्ट करने पे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे 7% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, और 5 ईयर टाइम डिपॉजिट पे अगर हम पैसा जमा कराते हैं तो यहाँ पे हमें 718 रुपीज मिल रहे हैं 7% रेट के हिसाब से। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 718 रुपीज लिखे हुए, तो यहाँ पे लिखा हुआ एक्जैक्टली आपको कितना पैसा मिलेगा। मगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो ये मिस कर देते हैं कि इसकी कंपाउंडिंग कैसे हो रही है, क्या फॉर्मूला लग रहे हैं। एंड डोंट वरी, मैं इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो हमने देख लिया कि पोस्ट ऑफिस में तो हमें 7% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, लेकिन अगर मैं फिक्स डिपॉजिट की बात करता हूं तो एचडीएफसी, आईसीआईसी के इनके रेट देखें तो यहाँ पे भी 7% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है नॉर्मल सिटीजन के केस में। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 0.5% एक्स्ट्रा अमाउंट वहां पे मिलेगा, और उसको भी हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे एवरी पैसा मैटर्स के कैलकुलेटर के ऊपर, जहां पे हमने इन तीनों का कंपैरिजन करने की कोशिश करी है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे डाला है हमारा जो अमाउंट है इन्वेस्टमेंट का, वो है 1.5 लाख रुपीज। आप इसको कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। और इस अमाउंट के अगेंस्ट हमने डाला है कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट एनएससी पे एप्लीकेबल है 7%, बैंक एफडी पे एप्लीकेबल है 7%, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पोस्ट ऑफिस के टर्म डिपॉजिट पे भी एप्लीकेबल है 7%। अब क्योंकि हम 80C का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमें जो है 5 साल के टेन्योर के लिए पैसे को लॉक इन करना पड़ेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहाँ पे एक डिफरेंस आता है। देखिए, सबसे पहली चीज है कि एनएससी और बैंक एफडी के केस में आपका पूरा का पूरा पैसा जो आपने डिपॉजिट कराया है, वो पूरा का पूरा पैसा आपका लॉक इन हो जाता है 5 ईयर्स के लिए। लेकिन अगर आपने पोस्ट ऑफिस की टर्म डिपॉजिट में पैसा कराया तो वहां पे आपको एनुअली पैसा मिलता रहेगा। अभी आगे आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, जब मैं आपको तीनों के अंदर एक विजिबली डिफरेंस दिखाऊंगा कि कैसे कैसे इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और कैसे कैसे आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो वापस चलते हैं स्क्रीन पे देखने के लिए कि यहाँ पे अगर मैं ये पैसा डालता हूं तो मुझे कुछ इस तरीके से इनका पैसा नजर आता है, यानी कि इस तरीके से मुझे इनके रिटर्न्स नजर आती हैं। और आप देख सकते हैं ये जो येलो वाली स्क्रीन है, यानी कि पोस्ट ऑफिस का टाइम डिपॉजिट का जो पैसा है वो सबसे कम मिल रहा है, बैंक एफडी में मुझे सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है, और एनएससी और पोस्ट ऑफिस टीडी प्लस सेविंग्स आपको बराबर पैसा दे रहे हैं, ऑलमोस्ट बराबर दे रहे हैं, जिसमें एनएससी थोड़ा सा ज्यादा है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यूज हैं वो यहाँ पे नजर आएंगी, जहां पे आप देख सकते हैं कि एनएससी के अंदर आपको पैसा मिलेगा जो आपने 1.5 लाख जमा कराया था वो बन जाएगा आपका 2,10,383, बैंक एफडी में बन जाएगा 2,12,217, पोस्ट ऑफिस का बनेगा सबसे कम 2,03,894। और अगर आप एक कॉम्बो लगाते हैं कि पोस्ट ऑफिस में हमने जो पैसा है उस पैसे को निकालने के बजाय हम सेविंग्स अकाउंट में छोड़ देते हैं तो हमारे पास अमाउंट बन के आता है 2,08,382। यानी कि बात यह है कि अगर मैं इन पैसे को अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में डाल रहा हूं तो मैं यहाँ पे देख सकता हूं कि बैंक एफडी में सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है। और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आप यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, आप बैंक के एफडी को यहाँ पे 7.5% कर सकते हैं, और क्योंकि आपको 0.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि वैल्यू काफी फर्क पड़ जाएगा, यानी कि आपको 5 साल के अंदर 7,000 रुपए के करीबन का डिफरेंस ज्यादा आएगा। अब जो चीज को हमने यहाँ पे नहीं लिया है वो ये नहीं लिया है कि आप कौन से टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, क्योंकि आप अलग अलग टैक्स ब्रैकेट में आपका रिटर्न जो एक्चुअल रिटर्न है वो डिफर करेगा। मगर हाँ, जो हमें मैच्योरिटी पे वैल्यू मिलने वाली है वो ये वैल्यूज मिलेंगी। अब आते हैं उस
सवाल के ऊपर कि ये वैल्यू सही कैसे है और जो बाकी कैलकुलेटर्स वैल्यू बता रहे थे वो सही क्यों नहीं है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मैथ के अंदर घुसना पड़ेगा और एक एक करके एग्जांपल लेंगे, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है ताकि आपको कोई भी कोई बात बताए तो आप उसके इस तरीके से कैलकुलेशंस की मदद से डिस्कस कर सके कि सही क्या है और गलत क्या है। सिर्फ दो फॉर्मूले जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है। एक्चुअली में तो सिर्फ हमें एक ही फॉर्मूला चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट का, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूले से मैं आप समझाने की कोशिश करूंगा क्योंकि काफी लोगों को सिंपल इंटरेस्ट समझ आता है। देखिए एक चक्कर क्या है कि अगर मैं एनएससी की बात करता हूं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर जब हम पैसा जमा कराते हैं तो वहां पे हमारी कंपाउंडिंग होती है एनुअली। कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने 1 लाख रुपए लिया, 1 लाख रुपए का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आसानी से आप जो नंबर्स हैं उनको देख पाएंगे। 1 लाख रुपए को मैं 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैंने डिपॉजिट कराया 5 साल के लिए। पहले साल के बाद मेरा जो अमाउंट है वो 1 लाख के ऊपर 7% का इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, तो बन जाता है 7,000 रुपए। कैसे? 1 लाख के ऊपर 7% का ब्याज 7,000 रुपए बनता है। अगले साल 1,07,000 रुपए मेरा मूल बन जाएगा, यानी कि मेरा प्रिंसिपल बन जाएगा, और इसके ऊपर जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 14,490 रुपए। अब यहाँ पे देखिए पहले साल मुझे जो इंटरेस्ट मिला था वो मिला था 7,000, अगले साल मुझे मिला है 7,490 रुपीज बिकॉज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। नेक्स्ट ईयर की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो प्रिंसिपल है ये 1,14,490 रुपए मेरा प्रिंसिपल बन जाएगा, और इसके हिसाब से मेरा जो मुझे टोटल वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1,22,504, और इस तरीके से बढ़ते बढ़ते मेरा जो मेच्योरिटी पे अमाउंट है वो मुझे मिलेगा 1,40,255 रुपीज का। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा इंटरेस्ट साल में एक ही बार मिल रहा है और वो इंटरेस्ट भी हम निकाल नहीं पा रहे हैं। वो इंटरेस्ट वापस से मेरा प्रिंसिपल बन जाता है और उस प्रिंसिपल के ऊपर से मुझे वापस से इंटरेस्ट मिलता है, जिसको अगेन कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज हिंदी में बोलते हैं। दैट इज वे यहाँ पे आप टोटल देखेंगे कि आपको इंटरेस्ट टोटल कितना मिला है, तो हमने 1,40,255 हमारा मेच्योरिटी में बना है, यानी कि 40,255 रुपीज का मुझे टोटल इंटरेस्ट मिला है। अगर मैं बात करता हूँ बैंक के फिक्स डिपॉजिट पे, तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्सिटी आती है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है? यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट है वो ईयरली नहीं मिलता, आपको क्वार्टरली मिलता है, यानी कि हर 3 महीने बाद आपको ब्याज मिलता है। मिलता भी नहीं है, आप निकाल नहीं सकते हैं, ब्याज आपका क्रेडिट होता है और कंपाउंडिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 लाख रुपए जो हमने जमा कराया, मानते हैं 1 जनवरी 2023 को हमने ये जमा कराया था, तो ये 1 जुलाई को करना चाहिए था मुझे। 1 जुलाई 2023 को अगर हमने जमा कराया है तो उसके बाद ये पैसा जो है 1 अक्टूबर को बन जाएगा 1,01,750 रुपए। ये कैसे हुआ है? इसका फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल जो कि हमारा 1 लाख इंटू 1 प्लस रेट हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 7% डिवाइड बाय 4, क्योंकि हमें क्वार्टरली बेसिस पे इसको कंपाउंड करना है। रेज टू द पावर हमारा कितना है? रेज टू द पावर कितना है? 5 साल के लिए हो रहा है, लेकिन अभी हम 1 क्वार्टर के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम करेंगे रेज टू द पावर 1। यहाँ पे अगर हम करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे निकल के आता है 1,750 रुपए का हमारा अमाउंट बन रहा है, यानी कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो बनेगा ये माइनस 1 लाख रुपया, तो टोटल 1,750 रुपीज का हमारा इंटरेस्ट आता है, जो आप देखेंगे यहाँ पे है। लेकिन नेक्स्ट क्वार्टर के लिए प्रिंसिपल हमारा 1,01,750 हो जाएगा। जैसे हमने एनएससी के केस में देखा, वैसे फिक्स डिपॉजिट के केस में हमारा कंपाउंडिंग क्वार्टरली हो रही है, तो हमारा ये जो है ये नया प्रिंसिपल बन जाएगा। और इस तरीके से चलते चलते 1 साल के एंड में जो मेरे पास अमाउंट निकल के आएगा वो निकल के आएगा 7,186 रुपीज, यानी कि टोटल इंटरेस्ट ये निकल के आता है। एनएससी के केस में हमारे पास था 7,000, और यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो 7,186 आता है। अगले साल अब बैंक एफडी के अंदर भी आप इंटरेस्ट को बीच में नहीं निकाल सकते। अगर आप एटीसी वाली ये फिक्स डिपॉजिट को ले रहे हैं तो आपका पैसा पड़ा रहेगा और आप इसी पैसे को अगेन कंपाउंडिंग होने देंगे, और आपके पास सेकंड ईयर के अंदर जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 7,702 रुपीज। ऐसे ऐसे आपका पैसा बढ़ता रहेगा, और जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा वैसे वैसे आपका अमाउंट देखेंगे आप मेच्योरिटी के ऊपर आपका बन गया है 41,478 रुपीज का इंटरेस्ट, और टोटल अमाउंट बना है 1,41,478 रुपीज। एनएससी के अंदर कितना बना था? एनएससी में बना था 40,255 रुपीज। तो आप देख सकते हैं बैंक एफडी में क्योंकि क्वार्टरली कंपाउंडिंग हो रही है उसके कारण हमारा इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया। जब हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट की, तो यहाँ पे एक और कॉम्प्लेक्सिटी या फिर एक वेरिएबल आया। यहाँ पे भी बैंक एफडी की तरह पे कंपाउंडिंग तो क्वार्टरली हो रही है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि पहले साल के एंड में हमारे पास 7,186 रुपीज बन रहा है, मगर पोस्ट ऑफिस क्या कहता है? मैं इस पैसे को वापस नहीं इन्वेस्ट करूंगा। वो कहता है कि ये पैसा मैंने आपके सेविंग अकाउंट में डाल दिया है, आप चाहे इसको निकालो चाहे मत निकालो, जो मर्जी करो, लेकिन मैं इस पैसे को वापस इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं। यानी कि पूरे साल तक जो आपका पैसा था, जो आपका इंटरेस्ट था, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो इसलिए नेक्स्ट ईयर जो आपका प्रिंसिपल बनता है वो वापस से 1 लाख रुपीज बनता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हर साल आपका इंटरेस्ट सेम बन रहा है। क्यों? क्योंकि हर साल के एंड में बैंक आपको ये फिक्स डिपॉजिट वापस कर देता है। तो इस केस में आप देखेंगे कि आपने जब जमा कराया था 1 लाख रुपीज, तो आपको टोटल अमाउंट बना था 1,35,930 रुपीज, जो कि हम देखेंगे कंपेयर करते हैं अगर हम एनएससी से या फिर बैंक के फिक्स डिपॉजिट से, तो काफी कम निकल के आता है। अब यहाँ पे काफी लोग मुझे बोलते हैं कि आप इस पैसे को जो है ऐसे आइडल तो रहने नहीं दोगे, अगर सेविंग में पड़ा है तो वहां भी हमें 4% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है आज की डेट के हिसाब से। और इस चीज को मैंने अपने कैलकुलेटर में भी दिखाया हुआ है कि अगर मैं इस पैसे को, मैं यहाँ पे भी 1 लाख रुपीज इसको कर देता हूँ, तो
अगर मैं 1 लाख रुपीज इसे कर देता हूं और अगर 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे सेविंग्स के ऊपर मिल रहा है तो मेरा टोटल अमाउंट बन जाएगा 1,35,930 की जगह पे 1,38,921, यानी कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा जो है इंटरेस्ट आ जाएगा। और मैंने यहाँ पे भी एक्सेल शीट के अंदर भी इसको दिखाया हुआ है कि ये जो मेरा पैसा है इसके ऊपर मुझे सेविंग्स का इंटरेस्ट मिल रहा है, साल दर साल इंटरेस्ट मिल रहा है, और यहाँ पे मैं कंपाउंडिंग भी लगा रहा हूँ। आप देखेंगे पहले साल मुझे सेविंग का इंटरेस्ट मिला था 287 रुपीज, अगले साल मुझे मिला 586, फिर 897, सो एंड सो फोर्थ, यानी कि मुझे यहाँ पे भी जो है मेरा पैसा बढ़ रहा है। और ओवरऑल मेरा मेच्योरिटी पे अमाउंट हो गया 1,38,921। तीनों को अगर मैं कंपेयर करूं, मैं लास्ट केस को हटा रहा हूं, लेकिन अगर मैं पहले तीनों को कंपेयर करूं तो मेरे पास 1 लाख रुपए जो मैंने शुरू में जमा कराया था, एक साल के बाद एनएससी में बन जाता है 1,07,000, बैंक एफडी में बन जाता है 1,07,186, और मेरा पोस्ट ऑफिस एफडी में बन जाता है 1,07,186। लेकिन सेकंड ईयर के केस में, सेकंड ईयर के एंड में सारी कहानी चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। एनएससी के केस में बनता है 1,14,490, जो कि आप देखेंगे कि बैंक एफडी के केस में 1,14,888, और पोस्ट ऑफिस एफडी के केस के अंदर ये बन जाता है 1,07,186, क्योंकि पैसा हम निकाल लेते हैं। तो इसलिए आप ये तीनों के अंदर देखेंगे तो आपको काफी सारा फर्क नजर आएगा, और इसके कारण जो आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनती है वो आपकी बनती है बैंक की फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रही है। और जैसे मैंने कहा, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो सीनियर सिटीजन के केस में तो आप 7% को 7.5% भी कर सकते हैं, और 7.5% करते हैं तो ये और आगे बढ़ जाता है, और आप देखेंगे कि सेम अमाउंट इन्वेस्ट करने पे 1.5 लाख सेम अमाउंट इन्वेस्ट करने पे यहाँ पे आपको बैंक एफडी के अंदर सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रही है। तो वापस एक बार दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको 7% करता हूँ तो मुझे जो रिटर्न है बैंक एफडी में मिल रही है 2,12,000 रुपीज, एनएससी के अंदर 2,10,000, पोस्ट ऑफिस एफडी में 2,03,000, और पोस्ट ऑफिस एफडी प्लस सेविंग्स अगर करते हैं तो 2,08,382। और अगर आप इंटरेस्ट रेट को चेंज कर देते हैं, तीनों के इंटरेस्ट रेट चेंज होते हैं, तो आप इस कैलकुलेटर के अंदर इंटरेस्ट रेट चेंज करके आप एक्जैक्टली वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं क्या निकल के आ रहा है। आई होप इस वीडियो से आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी किस आपको इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर मिली है तो यार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।